हमारे समाज के बीच में से अगर कोई एक बड़ी औरत अगर वो देश की प्रेसिडेंट भी बनती है, लेकिन हर कोने में अगर आप देखेंगे एक बड़ा हिस्सा महिला भुखमरी से मर रहा है। उसका अगर रेप होता है तो रेप केस में एफआईआर दर्ज करने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। स्कूल हमारे जो हैं आम लोगों के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि बच्चे एक हद के बाद स्कूल जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि टूटी बेंचेस हैं, टूटे टेबल हैं, टीचर नहीं है क्लासरूम में। तो जाहिर सी बात है हम अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे आज आए हैं और हर दिन आते हैं, हर दिन अलग अलग जगहों पे, चाहे आदिवासी महिलाओं के मुद्दों को आप देखिए, चाहे आप दलित महिलाओं के इश्यू को देखिए, ताकि आप बड़ी संख्या कामकाजी महिलाओं के मुद्दों को देखिए। हर दिन संघर्ष चल तो रहा है और आज के दिन हमको इतना विजिबल तरीके से दिख रहा है क्योंकि एक तरीके से एक महोत्सव है महिला दिवस का। परंतु जो लोग उसको एक्चुअली रियल टर्म्स में मनाते हैं, हम उसको सिर्फ एक फेस्टिवल के तौर पे, एक महोत्सव के तौर पे नहीं मनाते हैं। हम एक तरीके से अपनी खुशियाँ भी बांटते हैं, इन छोटी छोटी खुशियाँ जो निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, आंदोलन कर करके हमने कुछ चीज़ें हासिल की हैं, तो उस खुशी को लेकर, लेकिन आगे की चुनौतियों को याद करते हुए हम लिखा हुआ मनुवाद से देखिए, मनुवाद एक रूप है, सिर्फ एक रूप है कास्टिस्ट इनइक्वालिटी का, जातीय भेदभाव का। कास्टिस्ट इनइक्वालिटी के और भी बहुत महत्वपूर्ण रूप हैं। जैसे मैं कहूँगी हमारे देश में लैंडलेसनेस जो है, ज़मीनहीनता जो है एक बड़े हिस्से की, ठीक है, वो अगर आपको बैनर में दिखेगा, ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ की जो ताकतें, जो संगठन साथ आए हैं महिला दिवस मनाने के, वो सही रास्ते पे हैं। क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर आपके पास बेसिक मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, इकोनॉमिक लाइफ चलाने के लिए मतलब परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो आप हमेशा बहुत आसानी से दबंग जातियों का शिकार बन सकते हैं। आप रूढ़िवादी, कट्टरवादी सोच का शिकार बन सकते हैं। जी, जो बन रहे, देखिए हमारे देश में एक तरीके से आरएसएस जैसे और बाकी अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी में भी सांप्रदायिक ताकतें हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हिंदू समाज में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में रूढ़िवादी सोच, कट्टरपंथी हमें दिखता है और उनका एक तरीके से इन्फ्लुएंस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे ही समाज में इनइक्वालिटी और डिस्ट्रेस बढ़ रहा है और इस गुस्से और बहुत बार उस नाखुशी को एक दशा देने में ये लोग अपनी पूरी ताकत जमा पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आम महिलाओं के प्रगतिशील जो संगठन हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम भी ज़मीन पे एक तरीके से जंग हर दिन लड़ रहे हैं कि आप अपने सही मुद्दों पे लड़ें, महिलाएं अपने सही रियल इश्यूज़ पे लड़ें और बाकी मुद्दों से भटक ना जाए। भारत की जो व्यवस्था है या जो परंपराएं, जो कुप्रथाएं हैं, वो भी तो अभी महिलाओं पर हावी है ना। देखिए, पर आप देखिए कि ऐसी कोई भी रीति रिवाज नहीं है जो पूरी तरीके से हमेशा से किसी की सोच, विचार, ज़िंदगी पर पूरी तरीके से हावी है। देखिए, अगर एक हद के बाद आप शिकार होते हैं लेट्स से रेप का, और रेप आपके ही रिलीजियस कम्युनिटी के किसी ने किया है, तो आप एक हद तक कितना ज़्यादा हिंदू धर्म को बार बार प्रेस करते हुए अपनी जीवन को जिएंगे। अगर आपके ही साथ एक उच्च वर्ग, एक उच्च जाति के हिंदू ने रेप किया है और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, सेक्सुअल वायलेंस का हो जाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का हो जाए, जिसकी वजह से हमारे समाज में महिलाएं बहुत जल्दी जो हैं अपने सही मुद्दों पे खड़ी भी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उसी पुरानी सोच में, उसी धार्मिकता में ही वो फंसी हुई हैं। परंतु हमारा देश बहुत बड़ा है, कोशिश की जा रही है ना, देखिए दोबारा से। हाँ, और आप एक तरीके से देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ही जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो कैसे विमेंस डे को कितना प्रचार करते हैं, बड़े बड़े ऐड निकालते हैं कि महिलाओं के लिए ये किया जा रहा है, ये स्कीम है, सेलिब्रेट विमेनहुड। तो ये भी तो एक तरीके से महिलाओं को मतलब गलत तरीके से उनको दिखाना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है, सरकार आपके लिए काम कर रही है, नीतियाँ आपके लिए ही बन रही हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। तो ना सिर्फ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस पर पूरी राजनीतिक व्यवस्था भी झूठ फैलाने में पूरी लगी हुई है और सरकार के पास तो पैसा भी ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं। में तो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, देखिए फैसले लेने की आज़ादी नहीं है। एकदम। लेकिन आपको ये भी पता है कि प्रोपेगेंडा के तौर पे
ये जो सरकार है बीजेपी की और उसकी जो एलाइज हैं एनडीए की जो सरकार है, वो बार बार ये इस तरीके से खास करके इलेक्शन के आसपास, विधानसभा इलेक्शन के आसपास या जनरल इलेक्शन के आसपास इस किस्म के स्कीम्स निकालते हैं कि महिलाओं को हम अधिकार दे रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जायज़ सी बात है, सरकार और उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी कोशिश करती है अपने आप को महिला हितों के लिए काम करते हुए दिखाने के लिए। हाँ, लेकिन दोहरापन तो है, क्योंकि वही पार्टियाँ, वही सरकार बहुत बार यौन शोषण के मामले को छुपाने के लिए उन्हीं के पार्टी के जो पॉलिटिशियंस रेप करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, उन केसेस को दबाने में, ठीक है। और आप देख लीजिए किसी भी विधानसभा के स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेटिस्टिक्स है, देखें कितने पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक्चुअली केस चल रहा है महिला क्राइम्स को लेकर। और दोहरापन तो आपको इस तौर पे भी दिखता है, डिस्पाइट ऑल द प्रोपेगेंडा, कि निर्भया फंड, इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने निर्भया फंड को लेकर जितनी फंडिंग होनी चाहिए वो कम क्यों की है। 10 साल से ऊपर हो गई इस सरकार को। निर्भया फंड की स्टेटिस्टिक्स आप देख लीजिए, एनसीआरबी के क्या दिखाता है कि जितना पैसा जाना चाहिए, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में, जस्टिस वर्मा कमेटी के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में भारत में एक वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनना चाहिए, उसके हिसाब से पैसा ही आप नहीं दे रहे हैं, फंडिंग ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा। आप अधिकारों की बात कर रही हैं, जब देश संविधान से चल रहा है तब महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, तो क्या उसमें महिलाओं को आज़ादी या अधिकार मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। हमें पता है कि जहाँ पर भी इस तरीके से सोच विचार हावी हैं और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हिंदू समाज बहुत ही गैर बराबरी पे टिका हुआ समाज है, ठीक है, वो सरासर झूठ है। एक बड़े हिस्से की महिलाएं जो संघर्ष में हैं, जो पीड़ित हैं, उनको भी ये पता है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में किसी भी आम महिला का फ़ायदा नहीं है। हिंदू राष्ट्र उत्पीड़न, शोषण को छुपाने में ही लगा रहता है। आपको एक तरफ देवी भगवान का रूप दिखाएंगे और दूसरी तरफ आपके उत्पीड़न पर विमर्श भी नहीं करने देगा। इनफैक्ट जो विमर्श करने के लिए उठ के आते हैं उनको वो एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं, उनको कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, ठीक है। अगर कोई औरत अपने बेसिक राइट्स को लेकर आवाज़ उठा रही है कि मेरा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, या मैं 10-15 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही, मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे भूखे क्यों हैं, मेरी बच्ची के साथ रेप क्यों हुआ, ये सवाल उठाना अगर गैर कानूनी हो जाता है, गैर राष्ट्रवादी हो जाता है, गैर हिंदू हो जाता है, तो हमें उस तौर पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे सांविधानिक ढांचे में, भारत के सांविधानिक राष्ट्र में कुछ कमज़ोरियां हैं और कहीं ना कहीं उन कमज़ोरियों का भी हम बोझ आज के दिन इतने साल बाद भी उठा रहे हैं। आप बस इस बात को सोचिए, जब संविधान भारत का बना और लागू हुआ तो एक फंडामेंटल राइट, जो राइट टू एजुकेशन था, वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया, वो हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। और राइट टू एजुकेशन एक्ट फिर कब आता है? इतने साल बाद, 50 साल इंतज़ार करने के बाद राइट टू एजुकेशन फाइनली एक फंडामेंटल लिस्ट में आता है, राइट्स की लिस्ट में आता है। तो हमारी कमज़ोरियाँ इस तौर पे रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। आज के दिन भी हम जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करते हैं इस देश में, ये दिखाने के लिए हम एक जनतंत्र हैं, हम हर 5 साल इलेक्शन कराते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे संवैधानिक ढांचे में इलेक्शन सिस्टम जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक पॉलिटिशियन को जिताया जाता है कह के कि ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता है, उसको एक्चुअली बहुत बार 30 से 40% वोट ही मिले हैं, बाकी वोट दूसरे पार्टियों को, दूसरे पॉलिटिशियंस को गया है। लेकिन हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मॉडल को नहीं फॉलो करते हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों के तहत गवर्न होते हैं जिनके लिए उन्होंने वोट भी नहीं किया है। एक आखिरी सवाल अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, जो तमाम धर्म गुरु या कथावाचक हैं वो महिलाओं को बड़ा आसान टारगेट बना रहे हैं, उनकी शादी को लेकर, उनकी एज को लेकर। जैसे जगत गुरु ने वाइफ की परिभाषा दी, तो ये क्या महिलाओं की जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है, महिलाएं बाहर आई, क्या उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। और ये सिर्फ देश की कहानी नहीं है। आप देखिए अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पे कहा जाता है कि वो हमसे बहुत आगे हैं आधुनिकता को लेकर, विमेंस राइट्स को लेकर, अबॉर्शन के राइट्स को कर्टेल किया गया है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। बहुत सारे ऐसे काले कानून
लागू किए जा रहे हैं। जर्मनी को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे देशों में जो इंक्रीजिंगली कट्टरवादी रूढ़िवादी पार्टियां हैं, उनका जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है वो उस तरीके से एक बड़े हिस्से महिलाओं के अधिकारों को ख़त्म करने का पूरा प्रयास चल रहा है। हमारे देश में तो इसकी और भी लंबी कहानी है और बाकी जगह भी ये हो रहा है। मुझे लगता है इसलिए भी ईरान पे फ़िलिस्तीन में इस तरीके से भी जो हमला हुआ है साम्राज्यवादी ताकतों का, वो कहीं ना कहीं चेहरा दिखाते हैं कि वो उन महिलाओं को, खास करके ईरान की महिलाओं को आज़ाद करने के लिए ये संघर्ष चल रहा है, ये युद्ध लड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे विश्व में US के डॉलर के डोमिनेंस के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। पश्चिमी वेस्ट एशिया के देशों पर हावी होने की ये लड़ाई है, ताकि उससे फिर अमेरिका पेट्रोल इकोनॉमी को चला सकता है, कब्जा करके रख सकता है। मजबूत नहीं है। मुझे लगता है अगर आप जाके देखें, राजधानी दिल्ली में है, पूछ लीजिए किसी भी कंस्ट्रक्शन फीमेल वर्कर को क्या उसको न्यूनतम मजदूरी मिलती है। पूछ लीजिए किसी डोमेस्टिक वर्कर को कि क्या तुम्हारा काम वर्क है, श्रम है जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। वो तो हाँ बोलेगी, क्योंकि वो 5 घरों में लगभग कुल मिलाकर 10 घंटे काम करती है, लेकिन उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। और हमारे देश में हमारा उच्च न्यायालय कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, घरेलू कामगार हैं, वो वर्कर नहीं हैं, वो तो एक्सटेंडेड फैमिली की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। अब ऐसे देश में जहाँ पे बहुसंख्यक महिलाएं भुखमरी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बेरोजगारी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, यौन शोषण का शिकार होती अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स हो, विमेंस राइट्स हो, तो मुझे नहीं लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि कंडीशन ऑफ विमेन इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। एक हिस्सा बढ़ता है, वो तो हर समाज में एक हिस्सा महिलाएं बढ़ जाएगा, ग्लास सीलिंग तोड़ेंगी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उस ग्लास सीलिंग जो टूटा है ना, उसके टुकड़ों को साफ करते हुए दिखेगी। और यहाँ पे मैं आपको डोमेस्टिक वर्कर और हमारे देश में मैडम जो है फीमेल एम्प्लॉय का रिश्ता की तरफ ध्यान देना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे अमीर परिवारों में जो महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं प्रोफेशनल जॉब्स में, वो अपने घर में डोमेस्टिक वर्कर एम्प्लॉय करती हैं ताकि उनका घर का काम वो डोमेस्टिक वर्कर करे। और हम क्या देखते हैं कि जबकि वो मैडम अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को बनाती हुई दिखती हैं, उसी जेंडर मतलब महिला ही एक दूसरी महिला जो है कमर कस काम कर रही हैं और बिना न्यूनतम मजदूरी के, और बहुत बार भयंकर फिजिकल शोषण के तहत भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है आपस में जो महिलाओं की गैर बराबरी है उसको भी समझने की पूरी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में किया जाता है, ताकि हम और भी मजबूत आंदोलन खड़ा कर सके। जो बहुसंख्यक महिलाएं हैं उनके मुद्दे केंद्र में आए, सिर्फ कुछ महिलाओं कि हम कह सकते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है, सारी महिलाओं की मुक्ति की लड़ाई है। किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है सड़कों पे, खासकर की किसी बंद कमरे में, किसी ऑडिटोरियम में नहीं, बल्कि सड़कों पे, क्योंकि बहुसंख्यक महिलाओं की जिंदगी नहीं बदली है। हमारे देश में इतने साल आज़ादी के बाद एक बड़ा हिस्सा महिलाएं काम करती हैं लेबर मार्केट में और उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, बहुत बार अपने काम की जगहों में यौन उत्पीड़न का शिकार बनती हैं, जातीय शोषण का शिकार बनती हैं। एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो अगर आम महिलाओं की ज़िंदगी नहीं बेहतर हुई है और एक छोटे हिस्से महिलाओं को जो हम कंपनियों के CEO बनते हुए या बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स बनते हुए, बड़े बड़े सर्जन्स बनते हुए देखकर खुश हो जाएंगे, तो मुझे लगता है वो खुशी कुछ ही लोगों की खुशी है।